बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके देखेंगे। इसमें तीन तरीके हमने पढ़ने हैं। पहला तरीका है पैदावार का मजमुआ या बाज़ारी कीमत के लिहाज से प्रोडक्ट मेथड। दूसरा तरीका है आमदनियों का मजमुआ यानी आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों के मजमुओं के लिहाज से, इसको हम इनकम मेथड भी कहते हैं। तीसरा तरीका कुल खर्च का तरीका है, एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम इसमें से पहला तरीका यानी पैदावार का मजमुआ प्रोडक्ट मेथड बाज़ारी कीमत के लिहाज से डिटेल में पढ़ेंगे। डॉक्टर मार्शल ने कौमी आमदनी की जो तारीफ बयान की उसमें अशिया और खिदमात का वो मजमुआ जो किसी मुल्क के लोग अपने मौजूदा वसाइल को इस्तेमाल करके एक साल के अरसे में पैदा करते हैं, उसे हम कौमी आमदनी कहते हैं। लिहाजा अगर हम किसी भी मुल्क की एक साल भर की अशिया और खिदमात की मालियत को जमा कर दें तो फिर हमें कौमी आमदनी मिल जाएगी। अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ जमा करनी होगी? ज़राई शोबे की पैदावार यानी ज़राअत से वाबस्ता मुख्तलिफ़ फसलों की पैदावार वगैरह जो आ रही है वो, या उसमें पोल्ट्री फार्मिंग, फ़िश फार्मिंग, ये गोट फार्मिंग, ये सारी आ जाती हैं। दूसरा है सनती शोबे की पैदावार यानी मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें जो अशिया पैदा कर रही हैं, ठीक है। जैसे चीनी की सनत है, कपड़े की सनत है, बर्तनों की सनत है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत है। फिर खिदमात अंजाम देने वाले इदारों के मुनाफा जात जैसे बीमा कंपनियां हैं, जहाज़रान कंपनियां हैं, या फिर बैंक्स वगैरह हैं। फिर खिदमात अंजाम देने वाले अफराद के मुआवजे भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाहें, डॉक्टर्स की फ़ीस, वकीलों की फ़ीस वगैरह वगैरह भी इसमें शुमार की जाएगी। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो पैदावार का मजमुआ का तरीका है यानी प्रोडक्ट मेथड है, उसकी मिसाल हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ 4 अशिया ली हैं। एक है गंदम, जिसकी कुल पैदावार एक साल में हुई है 10 लाख मन। उसकी बाज़ारी कीमत 300 रुपये फ़ी मन है। तो इसकी कुल मालियत क्या बनेगी? अगर हम बाज़ारी कीमत को कुल पैदावार से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 करोड़ रुपए बनती है। दूसरा क्या है? चावल। एक साल में अगर 5 लाख मन चावल पैदा हुए हैं, एक मन चावल की कीमत 1000 रुपये है, तो कुल मालियत चावलों की बनेगी 50 करोड़, यानी 5 लाख को आप 1000 से ज़रब दे देंगे। तीसरी चीज़ हमने यहाँ ली है कपास। कपास की अगर 10 लाख गांठें जो हैं वो पैदा हुई हैं एक साल में, ठीक है, जो बंडल्स उसके बनाए जाते हैं कपास के, तो 2000 रुपये फ़ी मन के एतबार से या फ़ी गांठ के एतबार से, एक बंडल के एतबार से उसकी कीमत है, तो 20 करोड़ रुपए उसकी कुल मालियत बनती है। घी अगर 50 जो 5 लाख मन जो है पैदा हुआ है और 1000 रुपये फ़ी मन उसकी बाज़ारी कीमत है, तो 5 करोड़ रुपए उसकी मालियत बन जाएगी। इसी तरह खिदमात में हमने मिसाल ली है, डॉक्टर्स ने अगर डॉक्टर ने 5000 अफराद को चेक किया है, ठीक है, और उसमें से हर एक डॉक्टर ने जो है वो 1 लाख रुपए फ़ी का कमाया है, तो 50 करोड़ रुपए जो है वो उसकी कुल डॉक्टर्स की खदमात की मालियत बन जाएगी। इसी तरह असातिज़ा में अगर 10,000 अफराद हैं और हर एक ने 50,000 रुपये फ़ी का सालाना कमाया है, तो उसकी तो उसकी कुल मालियत 50 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसी तरह से वकील की भी है। तो कुल कौमी आमदनी क्या होगी? इनकी सारी मालियत को हम जमा कर लें तो 235 करोड़ रुपए कुल कौमी आमदनी बन जाती है। ये एक मिसाल बनाई गई है। वैसे तो बेशुमार अशिया और खदमात पैदा होती हैं तो हम उनको जमा करते हैं, ठीक है। तो इसमें एहतियातें भी करनी पड़ती हैं कुछ, जब हम इस तरह से पैमाइश कर रहे होते हैं पैदावार के लिहाज से या प्रोडक्ट मेथड से। इसमें सबसे पहली चीज़ है दोहरी गिनती का खदशा। यानी जब हम कोई चीज़ जो है उसकी पैदावार की मालियत को जब हम कौमी आमदनी में जमा कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि वो मालियत 2 दफ़ा जमा हो जाए। अब यहाँ कैसे होगा? जब कपास है उसकी कीमत हम अलग से जमा कर लें। कपास का जो धागा बना है उसके बाद उसकी कीमत ज़्यादा हो गई है। अब अगर हमने वो भी कीमत उसमें शामिल कर ली, उसके बाद हमने उससे बनने वाला कपड़ा है उसकी कीमत भी शामिल कर ली, तो क्या होगा कि हर बार हमने इसमें कपास की कीमत भी शामिल की है और धागे की कीमत भी शामिल की है और कपड़े की भी कीमत शामिल की है। तो ये क्या हुई? ये जमा होके कई 2 दफ़ा जमा हो गई है। इसका तरीका क्या है कि हम पहले या तो सिर्फ कपड़े की कीमत जमा कर लें, वो भी ठीक है, या फिर कपास की कीमत सिर्फ जमा करा करें, सिर्फ धागे की कीमत में जो इजाफा हुआ है कपास की कीमत के अंदर वो जमा करें, और फिर कपड़े में जो धागे की कीमत में जो इजाफा हुआ है वो हम
जमा करें। मिसाल के तौर पे अगर 300 रुपए की कपास थी, उसके धागा बन जाने के बाद 500 रुपए कीमत हो गई, ठीक है, और कपड़ा बन जाने के बाद 1000 रुपए कीमत हो गई, तो क्या हम इसको डायरेक्टली 1000 रुपया ले लेंगे, या फिर हम करेंगे कि कपास के हमने 300 जमा किए, धागे के पर उसकी 500 हो गई थी, तो हम क्या करेंगे 300 कपास वाले निकाल के बाकी 200 जमा करेंगे। इसी तरह से फिर जो कपड़ा है उसके अंदर उसकी कीमत 1000 रुपये बन गई थी, तो पिछले 500 निकाल के हम सिर्फ जो 500 हैं 1000 में से वो जमा करेंगे, ठीक है। तो दोनों सूरतों में वो 1000 रुपये बन जाएंगे। फिर क्या है, तफरीह तबाह के खातिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान अपने शौक से करता है, अपनी खुशी के लिए करता है, वो आमदनी उससे हासिल नहीं होती, तो या आमदनी हासिल भी हो तो कौमी आमदनी में शुमार नहीं की जाती। कोई शख्स जैसे अपने घर में गार्डनिंग कर रहा है तो वो कौमी आमदनी में शुमार नहीं होगा, क्योंकि उसे पे नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अपने कपड़े कोई सी रहा है तो वो दर्जी से नहीं सिलवा रहा, तो भी उसे पे नहीं किया जा रहा। इसी तरह से बिला मुआवजा खिदमात हैं, कुछ ऐसी इस्तेमाल की अशिया होती हैं जो घर में हम खुद इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे खुद ख़वातीन खाना पका रही हैं, ये घर की सफाई कर रही हैं, ठीक है, कपड़े सी रही हैं वगैरह, ये बिला मुआवजा खिदमात हैं, तो वो भी इसमें शामिल नहीं होती। फिर है बिल वास्ता टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको भी हम निकाल देते हैं, तो वो कौमी कीमत में से निकाल दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें शुमार नहीं किए जाते। तो ये है एक तरीका जो आपने आज पढ़ा है कौमी आमदनी की पैमाइश का। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसके बाकी के 2 तरीके डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।